बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा मैं आपको ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो वेलकम करता हूँ एच के फोरम से, और आप सब लोगों को जो है गुज़िश्ता ईद मुबारक। बेटा आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, जहाँ पर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर का इख्तिताम किया था, उसी से ऑनवर्ड जो है उसका दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे स्टडी करना है, और वो है मियोसिस का। बेटा मियोसिस को अगर आप माइटोसिस से थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना, तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसी फेज़ है जिसे हम कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द रिडक्शन फेज़। एक ऐसी फेज़ है जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक रिडक्शन फेज़ है एज कंपेयर टू माइटोसिस। मियोसिस के बारे में याद रखिएगा, हमेशा कौन से सेल के अंदर होगी, डिप्लॉयड सेल के अंदर होगी। कंडीशन है, हैप्लॉयड सेल के अंदर नहीं हो सकती। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन फेज? हम कहते हैं कि हमारे पास ना कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब मियोसिस होगी, मियोसिस 1, तो उसके बाद हमारे पास जो सेल बनेंगे वो 2 बनेंगे, और दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 इधर और 23 इधर। जब मियोसिस 2 होगी तो ऐसा नहीं होगा कि 12.5 और 12.5 रह जाए, तो हम कहेंगे अगेन 23 इधर और 23 इधर। तो ये है मियोसिस 2 का रिजल्ट। मियोसिस 2 को हम कहते हैं इट इज जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। और मियोसिस 1 को हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द रिडक्शन डिवीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो रिड्यूस होके कितने हो गए, हाफ रह गए। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिडक्शन डिवीजन है। माइटोसिस को हमने माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 के अंदर डिवाइड नहीं किया था। मियोसिस को हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मियोसिस की बात करते हैं तो हम 2 उसकी डिविजनल सब डिविजनल फेजेस की बात करते हैं। एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान ना एक शॉर्ट इंटरफेज भी आती है, जिसे हम इंटरकाइनेसिस का नाम देते हैं। इंटरकाइनेसिस के अंदर कौन कौन सी फेजेस एब्सेंट होती हैं, उन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए मियोसिस, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ना मियोसिस 1 की फर्दर सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं। मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन का नाम दे रहे हैं। मियोसिस 2 को हम कह रहे हैं द फेज विच इज जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस एंड इंश्योर्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स अमंग द डॉटर सेल्स। मियोसिस 1 के सब स्टेजेस के अंदर हमारे पास प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है। जो मियोसिस 2 है उसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इसका मतलब है एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, जो तमाम सब स्टेजेस आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसके अंदर भी वही है। हम इसको सिर्फ 1 और 2 का नाम दे रहे हैं। अगर वो प्रोफेज मियोसिस 1 की है तो हम कह रहे हैं कि ये प्रोफेज 1 है। इसी तरह से प्रोफेज अगर मियोसिस 2 की है तो हम कहते हैं प्रोफेज 2 है, वो वही सिमिलर स्टेजेस। तो ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। हम इन सब स्टेजेस को देखते हैं कि हम इनको किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं फर्दर। ये हमारे पास है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, अब देखिए आपको मियोसिस के बारे में ये भी पता हो कि मियोसिस जो है वो हो कब कब रही है। एक बात तो मैंने आपको बता दी, हमेशा डिप्लॉयड सेल के अंदर होगी। 2 जो है वो शो कर रहा है डुप्लीकेशन, डबल को। और n क्या है, हमेशा जब n होता है तो हम कहते हैं रिड्यूस द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने कहा कि जिस भी सेल के अंदर मियोसिस होगी ना, उसके अंदर फुल जेनेटिक मेकअप होगा और उसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो बेसिकली मियोसिस होती है। प्लांट के अंदर तब हो रही है जब स्पोर फॉर्मेशन होती है, एनिमल्स के अंदर तब हो रही है जब गैमीट फॉर्मेशन होती है।
जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जब मियोसिस होगी तो उसके रिजल्ट्स में इन केस ऑफ द मेल जब स्पर्म बनता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस बनता है। इन केस ऑफ द फीमेल जब एग बनता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस बनता है। इस वजह से आप देखें जो स्पर्म होता है ये भी हैप्लॉइड होता है, जो एग होता है ये भी हैप्लॉइड होता है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखें, जब 2n से 2n बनेगा तो माइटोसिस है, जब n से n बनेगा माइटोसिस है, जब 2n से n बनेगा यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे तब मियोसिस है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो माइटोसिस होती है ना वो डिप्लॉइड सेल के अंदर भी हो सकती है, हैप्लॉइड के अंदर भी हो सकती है। मियोसिस की अगर हम बात करें, क्योंकि वो दो फेजेस सब फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2, कंप्लीट को हम मियोसिस का नाम दे रहे हैं, तो हम कहते हैं ये हमेशा डिप्लॉइड के अंदर होगी। अब देखिए जो प्रोफेज 1 है सबसे लेंथी फेज यही है। अगर हम कह दें कि जो मियोसिस है उसका जो ब्रेन है या उसका हम कह दें कि एक मेजर स्टेज है ना वो प्रोफेज 1 है। हम कहते हैं कि जो इंटरफेज होती है ना मियोसिस की, इट एक्चुअली लैक्स द G2 फेज, उसके अंदर G2 फेज नहीं होती। अब ऐसी बात नहीं है कि जो G2 फेज वाले इवेंट्स है वो भी नहीं होंगे, नहीं, जो G2 फेज वाले इवेंट्स होते हैं ना वो तमाम के तमाम हो रहे होते हैं प्रोफेज 1 के अंदर। इस वजह से हम कहते हैं कि G2 फेज एब्सेंट है while the प्रोफेज 1 is actually the lengthy phase। प्रोफेज 1 के अंदर ना आपने उसकी जो सब स्टेजेस है ना उसका आपने सीक्वेंस याद रखना है। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको इवेंट्स फिर खुद ही तरतीब से याद हो जाएंगे। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी वजह से इवेंट्स भी फिर ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने इवेंट्स याद रखने। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन। जो अगली फर्दर दो स्टेजेस है उसमें एक है पैकिटीन, एक है डिप्लोटीन और एक है डायाकाइनेसिस। ये तो बात कर ली हमने सब स्टेजेस की, किसकी सब स्टेजेस की, प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस की। और साथ ही मैंने आपको कहा कि प्रोफेज 1 इज एक्चुअली द लेंथी फेज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब वो तमाम इवेंट्स जो हमारे पास प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस के अंदर होंगे ना, वही तमाम इवेंट्स जो है वो प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस के अंदर होंगे। सिर्फ जो है इसकी सब स्टेजेस हैं। ठीक है, इसके अंदर एक वाज़ेह फर्क ये है कि जो मियोसिस होती है ना, यहाँ पर बात लिखी है कि क्रोमोसोम्स बिहेव एज द होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर्स जो है वो हम कहते हैं ऐसे पेयर्स हैं जो सिमिलर क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट आइडेंटिकल। इस बात को आप बड़े वाज़ेह तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ना एक हस्बैंड है, उसकी जो आई का कलर है वो ब्लैक है, हस्बैंड की जो वाइफ है उसकी आई का कलर ब्लू है। इसका मतलब ये है कि जो आई कलर के जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है, एक के ऊपर ब्लू कलर के, एक के ऊपर ब्लैक कलर के हैं, लेकिन आई कलर के जो जीन्स है प्रेजेंट सेम क्रोमोसोम्स पे हैं। तो हम कहेंगे क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर हैं, उसका पेयर और उसका पेयर एक जैसा है, लेकिन बट दे आर नॉट एक्चुअली आइडेंटिकल, दे कैरी द डिफरेंट जीन्स। तो जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके अंदर हम कहते हैं कि जीन्स जो है वो हमारे पास एक जैसे हो सकते हैं, कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन साथ ही हम कहते हैं कि वो जो जीन्स होते हैं ना वो अपना एक्सप्रेशन मुख्तलिफ दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको आई कलर के हवाले से बताया। मैंने आपको कहा कि जो प्रोफेज है ये प्रोलॉन्ग फेज है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे एक्चुअली बिहेव एज द होमोलोगस पेयर्स। G2 फेज नहीं होती इसकी इंटरफेज के अंदर, और फर्दर 5 सब स्टेजेस होती हैं, मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए। हम 1 बाय 1 इसके अंदर होने वाले इवेंट्स को देखते हैं। देखिए जो लेप्टोटीन है सबसे पहली फेज है, इसके अंदर कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन किसकी हो रही है? कंडेंसेशन हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की हो रही होती है, ताकि उससे क्या अपेयर हो, क्रोमोसोम्स अपेयर हो।
तो कंडेंसेशन जो है वो मैक्सिमम अपने अप्रोच पे गई है। साथ ही हम कहते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है ना उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ना शुरू हो जाता है एक्चुअली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से। क्रोमोसोम्स जो है वो क्लोजर आना शुरू हो जाते हैं पहली फेज के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम्स गेट क्लोजर। अब यहाँ पर ना काफी सारे जो एमसीक्यूज है ना वो मिलते जुलते हैं, मैं आपको उन सब के ना बताता रहूंगा कि कौन सा एमसीक्यू जो है वो कौन सी स्टेज से पूछा जाता है। लेप्टोटीन फेज के अंदर कंडेंसेशन हो रही है, साथ ही न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर रहा है और क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। जो जाइगोटीन फेज है इसके अंदर हम कहते हैं साइनेप्सिस शुरू हो जाती है, कंप्लीट नहीं हुई, शुरू हो गई है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग। और ये जो पेयरिंग होती है ना ये हाईली स्पेसिफिक होती है, साथ ही मेंशन किया हुआ हाईली स्पेसिफिक एंड द एग्जैक्टली पॉइंटेड। इसका कोई डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है। तो साथ ही उन्होंने लिखा हुआ कि ये वो फेज है जिसके अंदर बाइवेलेंट या टेट्रॉयड अपीयर होता है। हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, कितने हैं, 2 हैं। वैसे तो हम बात करते हैं 23 की, लेकिन हम कहते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना उनकी पेयरिंग हो रही है। 11th जो पेयर है ना हमारे पास क्रोमोसोम्स का, उनकी आपस में पेयरिंग हो गई। तो हम एक पेयर को कंसिडर करें ना तो हम कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, बाइवेलेंट है। अब वो जो क्रोमोसोम है ना उसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, अगर वो हमारे पास एक पेयर है तो उसके 4 क्रोमेटिड होंगे, तो उस बेस पे हम उसको कहते हैं ये टेट्रॉयड है। तो बाइवेलेंट या टेट्रॉयड है। साइनेप्सिस मैंने आपको कहा पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो साइनेप्सिस यहाँ पर शुरू हो गई है। तो देखिए एक जैसे क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है कौन सी फेज के अंदर, जाइगोटीन फेज के अंदर। तो ये हमारे पास है सेकंड फेज, जिसे हमने कहा कि ये जाइगोटीन फेज है। उसके बाद अगर हम बाकी फेजेस की बात करें तो उनमें पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है, ठीक है बेटा। तो उन स्टेजेस को देखते हैं। अब देखिए अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि द फेज इन द मियोसिस 1 इन विच द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड, ऑप्शन में आपके पास हो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो आंसर सिंपल से है प्रोफेज 1, क्योंकि पेयरिंग वहीं पे कंप्लीट होगी। अगर आपके पास प्रोफेज की सब स्टेजेस में से एमसीक्यू पूछा जाता है ना, द सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 इन विच द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज एक्चुअली कंप्लीटेड, तो उसमें आपके पास फिर 5 स्टेजेस हैं, ऑप्शन में 4 दी हुई हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है। तो आंसर उसका क्या होगा, पैकिटीन। स्टार्ट कब हुई थी, जाइगोटीन के अंदर, कंप्लीट कब हुई है, पैकिटीन के अंदर। आगे देखें, क्रॉसिंग ओवर बाय द कियासमेटा फॉर्मेशन। कियासमेटा फॉर्मेशन क्या होती है, हम कहते हैं कि जब पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होती है ना तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम क्रॉसिंग ओवर। देखें एक पेयर हमारे पास यहाँ से रेड से दिया हुआ है, एक ब्लू से दिया हुआ है। अगर मैं रेड के दोनों आर्म्स की बात करता हूं ना तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के। अगर मैं ब्लू के क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स की बात करता हूं तो वो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अगर मैं एक आर्म कंसीडर करता हूं रेड का और एक आर्म कंसीडर करता हूं ब्लू का, तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है और एक वी शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यानी टांगों का एक्सचेंज होने के बाद एक जो वी शेप स्ट्रक्चर बनता है ना उसको हम कियासमेटा का नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर बाय द कियासमेटा फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस द रिकम्बिनेशन। देखिए यही वो क्रॉसिंग ओवर है जो बेसिकली वेरिएशंस लाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आपस में इतने सारे, अगर हमारे पास 2 इंडिविजुअल हैं, उनकी आपस में शादी और उनसे आगे बच्चे पैदा हुए और वो जो बच्चे हैं नो डाउट एक दूसरे से थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस रखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस थोड़ी बहुत नहीं है, जो उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहा है, बिकॉज इट एक्चुअली प्रोड्यूस द वेरिएशंस, ठीक है बेटा।
तो इन्होंने क्या करना है, रिकम्बिनेशंस प्रोड्यूस करने हैं, और ये एक ऐसी स्टेज है जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इट एक्चुअली लास्ट फॉर द डेज, वीक्स और इवन द ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वो स्टेज है जिसमें क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है। एक्चुअली हम कहते हैं कि वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम का आर्म और दूसरे क्रोमोसोम का आर्म जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद बेसिकली क्या होगी, अब होगी सेपरेशन। अगली जो दोनों स्टेजेस है ना, उसके अंदर सेपरेशन, एक में सेपरेशन शुरू होनी है और दूसरे में सेपरेशन कंप्लीट हो जानी है। जैसे आपने पढ़ा था, एक में पेयरिंग शुरू हुई है और अगले में पेयरिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये आगे वही हमने बातें पढ़नी है। अब जब पेयरिंग होगी तो उसके बाद सेपरेशन भी होगी। तो डिप्लोटीन है बिगिन सेपरेशन बट नॉट कंप्लीटेड। अगर आ जाए कि वो कौन सी एक ऐसी फेज है प्रोफेज 1 की जिसके अंदर सेपरेशन शुरू हो गई है, तो वो हमारे पास कौन सी फेज है, डिप्लोटीन की फेज है। उसके बाद लेकिन स्टिल हम कहते हैं रिमेन अटैच एट द पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि इनके दरमियान ना सेपरेशन तो हो रही है, लेकिन अभी तक ना एक पॉइंट पे इनका कांटेक्ट मौजूद है, एट लीस्ट वन सच पॉइंट। उसके बाद है डायकाइनेसिस, कंडेंसेशन इस वक्त मैक्सिमम पे है, वहां पर कंडेंसेशन हमने कहा था कि शुरू हुई है, यहाँ पे कंडेंसेशन जो है वो मैक्सिमम पे है, सेपरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर। अब बड़ा वाज़ेह फर्क है, देखिए मियोसिस 1 और माइटोसिस के अंदर आप देखें, माइटोसिस के अंदर पहली तो बात यह है कि वहां पे होमोलोगस पेयर नहीं थे। माइटोसिस के अंदर आपने कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारे पास प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर कहीं मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करने की बात नहीं की, मैंने बात की न्यूक्लियोलाई को डिसअपियर करने की, और वो कहाँ पे डिसअपियर हो गए, वो यहीं पर प्रोफेज 1 में डिसअपियर हो गए। जो मेटाफेज 1 है ना, इन केस ऑफ द मियोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर जाकर डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो ये एक आपको बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आता है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि जो डायकाइनेसिस है उसमें न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो गए, लेकिन स्टिल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये आपको बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। अगली बात है, अब यहाँ पर आपको माइटोटिक ऑपरेटस प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता नजर आएगा इन केस ऑफ द मेटाफेज 1। और वो जो माइटोटिक ऑपरेटस है कैसे बन रहा है, सेंट्रियोल मौजूद है, उन सेंट्रियोल से एस्टर फाइबर्स कुछ राइज हो रहे हैं, कुछ उससे स्पिंडल फाइबर्स राइज हो रहे हैं। उन स्पिंडल फाइबर्स के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जिनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स का नाम दे रहे हैं, विच एक्चुअली इंटरडिजिटेट एट द लेवल ऑफ काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर के ऊपर जो काइनेटोकोर रीजन है ना, वहां पर जाकर वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, उन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर्स का नाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे फाइबर्स भी हैं जो एक पोल से अराइज हुए क्रोमोसोम्स के साथ इन कांटेक्ट नहीं हो रहे और साथ में दूसरे पोल पे जाके खत्म हो रहे, उनको हम नाम दे रहे हैं ये पोलर फाइबर्स हैं। आगे बेटा बात समझ। तो जहां पर आपको माइटोटिक ऑपरेटर्स ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर नजर आता है, जिसमें सेंट्रियोल शामिल है, जिसमें एस्टर फाइबर शामिल है, जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर शामिल होते हैं। ठीक है बेटा। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिसऑर्गेनाइज नजर आती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई। उसके बाद ओरिजिन एंड द अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो आके काइनेटोकोर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स पे आके अटैच हो गए। अरेंज द बाइवेलेंट एट द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन है, सेल के सेंटर का रीजन है। ठीक है, वो इक्वेटोरियल प्लेट भी कहलाता है, वो मेटाफेज प्लेट भी कहलाता है। ये वो रीजन है जहां पे क्रोमोसोम्स आके ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है, अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये एक्चुअली बिहेव एज अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पे बिहेव करते हैं और एक यूनिट के तौर पर ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, वो मेटाफेज स्टेज है। देखिए ये मेटाफेज स्टेज जिसके अंदर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आकर अटैच हो गए, ऊपर से काइनेटोकोर फाइबर्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इधर से काइनेटोकोर फाइबर इधर अटैच हो रहे हैं और ये पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ। एनाफेज वो एक क्रिटिकल फेज है जिसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है एक्चुअली, जिसके अंदर पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव पोल।
यही वो फेज है जो अगर प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से मियोटिक एरर्स अपेयर हो रहे होते हैं। आगे आप मियोटिक एरर्स को पढ़ेंगे जिसे आप नॉन डिसजंक्शन का नाम भी देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं सिंड्रोम्स अपेयर हो रहे हैं। काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, काइनेटोकोर फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है रेस्पेक्टिव पोल की तरफ, पोलर फाइबर्स ने फर्दर इलोंगेट करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। पुलिंग द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ईच अदर। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, माइटोसिस के अंदर हमने देखा था बेसिकली क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम्स था ना वो सेंट्रोमेयर से डिवाइड होके एक जो उसका आर्म था क्रोमेटिड था वो ऊपर चला गया था, दूसरा नीचे आ गया था। यहाँ पर एज अ होल क्रोमोसोम जा रहे हैं, इस वजह से हमने कहा कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बिहेव एक्चुअली एज अ यूनिट, यूनिट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। और इसको हमने कहा रिडक्शन फेज है कि अगर 46 क्रोमोसोम है पेड़ की फॉर्म के अंदर मौजूद है, 23 पेड़ है और वो 23 पेड़ आके मेटाफेज प्लेट पे ओरिएंट हो गए हैं, तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स की पुलिंग होगी कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास जो है पेड़ की 23 ऊपर जाएंगे, 23 नीचे आएंगे क्रोमोसोम्स, पेड़ नहीं हम कह रहे, पेड़ अरेंज हुए थे मेटाफेज प्लेट पे, यानी 46 अरेंज हुए थे, उसमें से 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए। इस वजह से हमने कहा ये कैसी फेज है, रिडक्शन फेज है, जिसके अंदर काइनेटोकोर फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पोलर फाइबर्स ने इलोंगेट किया एंड दे विल शिफ्ट द क्रोमोसोम्स टू द रेस्पेक्टिव पोल्स। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या हुआ, देखें हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई है ना वो दोबारा रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। 2 न्यूक्लियाई विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 न्यूक्लियाई है उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 उसके अंदर है, 23 उसके अंदर है। क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस होंगे, डीकंडेंसेशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। साइटोप्लाज्म डिवाइड टू कंप्लीट द मियोसिस 1, साइटोप्लाज्म में डिवाइड किया, देखें कि अर्ली टीलोफेज 1 है, ये लेट टीलोफेज 1 है। अर्ली टीलोफेज 1 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की जानिब पिंच होना शुरू हो गई है, ये अंदर की जानिब पिंच होती है आपको नजर आ रही है। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास 2 सेल जो है वो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बाहर नजर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर पिंच करेंगे और इस तरह से यहाँ पर लेट टीलोफेज के अंदर आपको 2 सेल नजर आएंगे और डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल आपको नजर आ रही है। और ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको सेंट्रियोल का पेयर नजर आ रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विच इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और यहाँ पर मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो ये हमने कहा कि ये हमारे पास मियोसिस 1 है। मियोसिस 2 के अंदर हम कुछ सब स्टेजेस की बात कर लेते हैं। मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 आती है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ना कोई रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम्स जो है क्योंकि एज अ यूनिट ऊपर गया था एक पूरा क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो वही हमारे पास प्रेजेंट होगा। इस वजह से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान शॉर्ट इंटरफेज मौजूद होती है और उस शॉर्ट इंटरफेज को ना हम इंटरकाइनेसिस का नाम देते हैं, यानी फेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब ये जो इंटरकाइनेसिस है इसके अंदर G2 फेज भी एब्सेंट होती है, S फेज भी एब्सेंट होती है, क्योंकि हमें कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है बेटा। G2 फेज भी एब्सेंट होगी, S फेज भी एब्सेंट होगी। अब जो मियोसिस 2 होती है इसे हम कहते हैं जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस। आफ्टर द टीलोफेज 1 डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस द स्मॉल इंटरफेज, जिसे हमने इंटरकाइनेसिस का नाम दिया है। नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स ऑलरेडी सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है। एंड मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस। फर्ज करें हमारे पास एक सेल है, सपोज कर रहे हैं उसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स है। जब मियोसिस 1 होगी तो उसके रिजल्ट में 5 क्रोमोसोम इधर और 5 क्रोमोसोम इधर, क्योंकि 2 सेल बने। जब मियोसिस 2 होगी तो उसमें हमारे पास जो है वो एक सेल से मजीद 2 सेल बने और इससे भी मजीद 2 सेल बने, तो 5 इधर और 5 इधर, यानी कि ये मियोसिस 1 थी, ये मियोसिस 2 थी।
मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, इस वजह से एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, तो हमने कहा कि ये जो क्रोमेटिड होंगे नाउ दे एक्चुअली बिहेव एज अ क्रोमोसोम्स, तो उसकी वजह से 5 इधर और 5 इधर, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, विच इज एक्चुअली जस्ट लाइक दैट ऑफ द माइटोसिस। अगर इसके अंदर हम प्रोफेज 2 की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे, माइटोटिक ऑपरेटर्स यहीं पे बन जाएगा। मेटाफेज 2 की बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, इस वजह से हम इसकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ते। क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आके अरेंज होते हैं ना, फेज के अंदर जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स ने मूव अपार्ट, यानी कि काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो आके अटैच होंगे और आप क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमेयर से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से एक क्रोमेटिड ऊपर और एक क्रोमेटिड नीचे चला जाएगा। टेलोफेज 2 के अंदर क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई एट द रेस्पेक्टिव पोल्स, साइटोकाइनेसिस होगी और उसके बाद हमारे पास जो है वो 4 सेल बन चुके होंगे इस केस के अंदर। तो हमने कहा कि ये जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, और इस तरह से हमारे पास मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, मियोसिस के बाद है हमारे पास मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं कि इसके रिजल्ट में हो क्या रहा है। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है ना मियोसिस में वो है क्रॉसिंग ओवर का एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स जो इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जाकर अरेंज होते हैं ना, वो वन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर जाके अरेंज होते हैं। ठीक है, एक दूसरे की परवाह किए बगैर जो है वो वहां पे असॉर्टमेंट होती है। ठीक है बेटा, तो फिर असॉर्टमेंट के बाद हम कहते हैं कि जो सेग्रीगेशन हो रही होती है ना वो भी एक दूसरे के इररिस्पेक्टिव होती है। वहां पे जाके इनका जो अरेंज होता है ना, ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे की परवाह किए बगैर इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जाके अरेंज होते हैं, तो उसे हम रैंडम असॉर्टमेंट का नाम दे रहे होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस है, जिसकी वजह से आप दुनिया में देखें कि इतनी सारे हमारे पास जो है वो लोग मौजूद हैं, लेकिन सबकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन रैंडम वैरायटी ऑफ द गैमेट्स। देखें, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो रैंडम हो रही है, कोई उसकी तरतीब नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पास गैमेट्स आ रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। वेरिएशंस आर एक्चुअली द बेस ऑफ एवोल्यूशन। इर्तिका की एक मेजर वजह है, ये जो एवोल्यूशन है ना टाइम आफ्टर द टाइम, उसकी एक मेजर वजह वेरिएशन है। आल्सो मेक इंडिविजुअल वेरी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंड यूनिक, जिसकी वजह से हर जो इंडिविजुअल है ना ये एक बड़ा नुमाया है। उसके बाद मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर मियोसिस ना होती ना तो बेसिकली क्या होता कि हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता, रिड्यूस ना होता। तो एक जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन हो रहे होते हैं ना, ये मियोसिस की वजह से है। उसके बाद मियोसिस हो कब रही है, गैमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ द एनिमल्स एंड स्पोर फॉर्मेशन इन केस ऑफ द प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है बेटा, हमने मियोसिस की इंपॉर्टेंस देखी, और सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है मियोटिक एरर्स का। देखिए, हम माइटोटिक एरर्स की बात क्यों नहीं करते, इस वजह से बात नहीं करते क्योंकि माइटोटिक एरर्स जो होते हैं ना वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रैवल नहीं करते। मियोटिक एरर्स जो है वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस हो रही है। और गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि आपने पढ़ा कि वो तमाम सेल्स जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स का नाम दे रहे हैं, उनके अंदर आने वाली वेरिएशंस जो है वो अगली जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही। गैमीट के अंदर आने वाली वेरिएशन जो है वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रैवल कर रही है। इस वजह से हम हमेशा बात किसकी करते हैं, मियोटिक एरर्स की बात करते हैं। नॉन डिसजंक्शन या मियोटिक एरर्स, नॉन डिसजंक्शन हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये एक कब हो रही है, बेसिकली ये मियोसिस की क्रिटिकल फेज, एक को हम मेटाफेज का नाम देते हैं, दूसरे को हम एनाफेज का, ये दो क्रिटिकल फेजेस हैं इस वक्त, क्योंकि मेटाफेज के लेवल पर क्रोमोसोम्स ने इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर जाके अरेंज होने हैं, और एनाफेज वो स्टेज है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। तो ये वो दो क्रिटिकल फेजेस है जिस दौरान हम कहते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकती है, और उसके रिजल्ट में मियोसिस होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मियोसिस के रिजल्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन जो है वो इक्वल नहीं होगी, may cause either increase or decrease in the number of chromosomes।
कि फर्ज करें हमारे पास एक सेल था, उसमें 46 क्रोमोसोम थे। जब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हुई तो एक में 22 चले गए और एक में 24 चले गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आगे एरर्स अपीयर होंगे। ठीक है, इसकी वजह से बेसिकली हमारे पास जो फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो एक स्पर्म बना है, ये जो स्पर्म किसी भी एग के साथ फ्यूज करेगा तो उसके रिजल्ट में बनने वाला जो जाइगोट होगा उसमें 45 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी ये स्पर्म है, इसमें 22 क्रोमोसोम है, कोई एग है उसके अंदर 23 है, जब फ्यूजन हो रही है तो हमारे पास जाइगोट के अंदर 45 क्रोमोसोम्स। तो ये एक्चुअली क्या है, एरर्स है। रिजल्ट में भी सीरियस फिजिकल, सोशल एंड द मेंटल डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से डिसऑर्डर्स अपीयर हो रहे हैं। अब ये जो मियोटिक एरर्स होते हैं ये ऑटोसोम्स के अंदर भी हो सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी हो सकते हैं। ऑटोसोम्स के अंदर अगर अपीयर होते हैं तो उसका आगे जो चांस होता है ना वो बेसिकली इक्वल रहता है। ठीक है, वो मेल या फीमेल, ऑटोसोम्स वो तमाम क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते। सेक्स क्रोमोसोम्स वो तमाम क्रोमोसोम्स हैं जो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं इन केस ऑफ द मेल एक्स वाई क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है, इन केस ऑफ द फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, इन्हें हम कहते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ द ह्यूमन जो 22 पेयर्स होते हैं ना, पहले 22 पेयर्स वो मेल और फीमेल में एक जैसे, लास्ट पेयर सिर्फ मुख्तलिफ है। हम बात करते हैं इन केस ऑफ द मेल और फीमेल या इन केस ऑफ द ह्यूमन जो एरर्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म का नाम भी देते हैं क्योंकि ये सबसे पहले मंगोलियंस के अंदर अपीयर हुआ था। अब इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है कि ये मेल और फीमेल के दोनों के अंदर अपीयर हो सकता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखें ना तो मेल फीमेल में अपीयर हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऑटोसोम के अंदर होगा। मैंने आपको कहा पहले 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स के हैं और ये जिसके अंदर हो रहा है वो 21 है। ठीक है, इसका ना सीक्वेंस मैं आपको इधर अलहदा से बता देता हूँ यहीं पर, फिर मैं इसको रेज कर दूंगा। देखें, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटॉ सिंड्रोम, ये तीन ऐसे हैं जो ऑटोसोम्स के अंदर होते हैं। याद करने का तरीका है डीप से, डीप में डबल ई होता है, आप एक ई काट दें DEP, तो डी से डाउन, ई से एडवर्ड और पी से पटॉ सिंड्रोम जो है इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये हम कहते हैं कि ऐसे सिंड्रोम है जो ऑटोसोम्स के अंदर चेंज आने की वजह से। अब याद करने का तरीका कि जो डाउन सिंड्रोम है 21st क्रोमोसोम्स की ऑटोसोम ट्राइसोमी की वजह से होता है, ये 18th की और ये 13th की। डाउन एडवर्ड एंड पटॉ सिंड्रोम, मैंने आपको कहा कि ये एक 21 की है, एक 18 की है और एक 13 की है। ठीक है, वो सीक्वेंस के साथ मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ऑटोसोम्स का। उसके बाद अगर हम अगले बाकी सिंड्रोम्स की बात करते हैं ना तो वो है सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम्स कुछ मेल में है, कुछ फीमेल में है। फीमेल वाले लिख देता हूं पहले। एक है टर्नर सिंड्रोम और एक है हमारे पास मेटाफीमेल। एक टर्नर सिंड्रोम है और दूसरा क्या है, मेटाफीमेल है। जो मेल के अंदर अपीयर हो रहे हैं ना उसके अंदर एक तो हमारे पास है जैकब सिंड्रोम और एक है क्लाइनफिल्टर। अब पहला तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया कि हमारे पास अगर पूछ लिया जाए कि डाउन एडवर्ड पटॉ सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन है या ऑटोसोमल है, तो हम बता सकते हैं ऑटोसोमल है। अगली बात, अगर पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइसोमी ऑफ 30th क्रोमोसोम, यानी कि 13वें की कौन से ट्राइसोमी है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, पटॉ सिंड्रोम है। फार्मूले से याद रखना है, डीप से DEP सीक्वेंस के साथ 21, 18, 13। ठीक है बेटा।
तो आप अगली बात यहाँ से बता सकते हैं। अब ये जो है ये मेल फीमेल के अंदर इक्वल चांसेस हैं। आगे जो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर हो रही हैं चेंजेस, उसमें एक टर्नर है, एक मेटा फीमेल है, ये पर्टिकुलरली फीमेल के सिंड्रोम है। जैकब और क्लाइनफिल्टर जो है ये पर्टिकुलरली मेल के। ठीक है बेटा, जो हमारे पास टर्नर है उसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। जो मेटा फीमेल है इसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम एडिशनल है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मेटा का मतलब होता है मैनी। जो जैकब सिंड्रोम है और क्लाइनफिल्टर है इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। एक में एडिशनल जो है वो वाई क्रोमोसोम होंगे और एक में एडिशनल जो है वो काफ़ी सारे एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो वो उन दोनों का मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ से बाकी चीज़ों को देख सकें। तो ये मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म के अंदर बताया कि किस तरह से ना आपने इस टेबल में से चीज़ें याद करनी है। मज़ीद जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो ये है कि अबॉर्शन के चांसेस जो है वो कौन से सिंड्रोम के अंदर कितने हैं। वो डाउन सिंड्रोम वाला आपने लाजमी याद रखना है कि उसके अंदर जैसे जैसे एज एडवांस करती जाएगी ना वैसे वैसे हम कहते हैं कि जो चांसेस होते हैं ना अबॉर्शन के वो वैसे वैसे जो है वो बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो ये देखें बेटा हमारे पास टेबल दी हुई है। टेबल के अंदर सबसे पहले ऑटोसोमल दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम है, फिर पटॉ सिंड्रोम है, फिर एडवर्ड है। ठीक है, तो सीक्वेंस आपने वो वाला याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, डाउन, एडवर्ड एंड पटॉ, फिर 21, 18 और 30 याद रहेगा। डाउन की डिटेल भी दी हुई है कि इसके अंदर जो पैदा होने वाले बच्चे हैं ना उनका जो फेस होगा वो फ्लैट और ब्रॉड फेस होगा और इनकी जो टंग होती है ना प्रोट्रूडिंग टंग बाहर को निकली हुई होती है ऐसे। ठीक है, और स्क्विंट हम कहते हैं भेंगी, आंखें जो है वो भेंगी होती है। फोल्डेड स्किन होती है, प्रोट्रूडिंग टंग है, मेंटल रिटार्डेशन है। और जाहिर सी बात है जब मेंटल रिटार्डेशन है तो इसका मतलब है जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो इनकम्प्लीट है या प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द CNS है। मेल फीमेल दोनों के अंदर हो सकता है। क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी, अच्छा ट्राइसोमी मोनोसोमी में बताऊँ। ट्राई का मतलब है 3, 2 क्रोमोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट है, 2 के साथ एक तीसरा कोई आके अटैच हो गया है। तो जो 21 को मैंने कहा पेयर की फॉर्म के अंदर है, 22 पेयर ऑटोसोम के हैं और आखिरी सेक्स क्रोमोसोम है, ऑलरेडी पेयर है यानी कि 2 हैं। ठीक है, अब उस 2 के साथ एक तीसरा भी आके अटैच हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या हो गया 3, तो हमने कहा ये ट्राइसोमी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो अबॉर्शन के चांसेस हैं वो 1/40 हैं और बर्थ के चांसेस जो है वो 1/700 है। इसमें जैसे जैसे एज एडवांस कर रही है ना वैसे वैसे वो बुक के अंदर डिटेल मेंशन है, आपने वो लाजमी याद रखनी है कि किस तरह से एडवांसिंग एज के साथ जो है वो एबनॉर्मेलिटी बढ़ रही है। पटॉ सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी है, 30th क्रोमोसोम की मेल फीमेल दोनों के अंदर चांसेस है। एडवर्ड सिंड्रोम भी मेल फीमेल दोनों के अंदर चांसेस है और ये ट्राइसोमी है 18th क्रोमोसोम की। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से नॉर्मल मियोसिस हो रही है और किस तरह से हमारे पास जो है वो अबॉर्शन हो रही है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। देखिए ये रेप्लिकेशन ऑफ DNA कब होती है, एस फेज के अंदर। ये क्रोमोसोम इस फॉर्म के अंदर आ गए। जब हमारे पास मियोसिस 1 का रिजल्ट आया ना तो आधे इधर यानी कि एक ये इधर आ गया, एक ये इधर आ गया। ठीक है, उन्होंने साथ लिखा है कि रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नॉट शोन, यानी कि सेगमेंट एक्सचेंज नहीं किया हमने। मियोसिस 2 हुई तो एक क्रोमेटिड इधर आ गया, 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 तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आगे 4 सेल बन गए। तो हमने कहा ये मोनोसोमिक गैमीट है, यानी कि सबके अंदर बेसिकली क्या गया, एक एक क्रोमोसोम गया, तो मोनोसोमिक गैमीट है। आगे देखिए डिफेक्शन कहाँ पे हुई, डिफेक्ट कहाँ पे पैदा हुए, ये आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आएगा। देखिए नॉन डिस्टेंशन कैसे हुई मियोसिस 2 में, रेप्लिकेशन हो गई, रेप्लिकेशन आपको नजर आ गई। मियोसिस हुई, मियोसिस 1 के रिजल्ट में हमारे पास एक पेयर इधर, एक पेयर इधर आ गया क्रोमोसोम का। ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम इधर है लेकिन किस फॉर्म के अंदर है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में, सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन डिस्जंक्शन हुई, एक आर्म को इधर जाना चाहिए था, एक को इधर आना चाहिए था, दोनों के दोनों आर्म इधर आ गए, ये खाली रह गया।
तो आपने ना चैप्टर नंबर 22 के अंदर पढ़ा हुआ है कि द क्रोमोसोम विदाउट एनी गैमीट, या सॉरी हम कहते हैं गैमीट विदाउट एनी क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द नलोगैमीट। तो ये एक ऐसा गैमीट बन रहा है जिसके अंदर क्रोमोसोम ही नहीं है, ये मोनोसोमिक है एक है, ये मोनोसोमिक गैमीट है एक है। तो हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये नलिसोमिक है, कोई हमारे पास क्रोमोसोम नहीं इस गैमीट के अंदर। तो ये एक्चुअली नॉन डिसजंक्शन है, ये नॉर्मली हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉन डिसजंक्शन या एरर अपीयर होते हैं। इसके बाद हमने कहा वो तमाम एरर्स की अब हम बात कर लेते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम मेटा फीमेल, यानी वो जो फीमेल में है, फिर हम बात करते हैं मेल की, यानी पहले फीमेल फर्स्ट। टर्नर सिंड्रोम, इसकी डिटेल हमारी बुक में है। एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, इस वजह से एक एक्स तो है, दूसरा एक्स नहीं है, ठीक है, दूसरा एक्स नहीं है, इस वजह से ये जीरो दिखाया हुआ नॉट को शो करवा रहा है। तो फीमेल के अंदर है, फीमेल की अपीयरेंस कैसी होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, वैसे कद छोटा होता है। वेब्ड नेक है, फ्यूज हुई है, नेक और ट्रंक के अंदर आपको कोई वाज़े फर्क नजर नहीं आ रहा, फ्यूज हुई नेक है, ठीक है, जैसे कुंफू पांडे की होती है। उसके बाद ओवरीज नहीं नजर आएंगी आपको, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द जर्म सेल्स नजर आएंगे, मतलब ये है कि एग भी नहीं बनता आपको नजर आएगा। तो हमने कहा कि इस केस के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोमल कम्बिनेशन है वो कैसा है, एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, एक्स नॉट की फॉर्म के अंदर है, तो ये हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। मेटा फीमेल में एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो एडिशनल एक एक्स भी हो सकता है, एडिशनल दो भी हो सकते हैं, आपने इतना याद रखना है। क्लाइनफिल्टर की डिटेल आपने याद रखनी है, मेल के अंदर होता है, और इसके अंदर हमारे पास देखें आप इस कम्बिनेशन में आपको एडिशनल एक्स क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, एक्स एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई, टेट्रा एक्स वाई आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कम्बिनेशन मेटा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपको नजर आ रहा है। फिनोटिपिकली मेल है, बजाय आपको मेल नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर इनलार्ज ब्रेस्ट भी है, कद भी बहुत बड़ा होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी है, ओबेसिटी मोटापा भी है, स्मॉल टेस्टीज, टेस्टीज छोटे से हैं, लेकिन स्पर्म्स नहीं बन रहे इजैकुलेशन के वक्त, ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रही। अंडर डेवलपमेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कम नजर आएंगी। फिनोटिपिकली मेल, एक्सप्रेशन मेल वाला आएगा, लेकिन बेसिकली जो है उसके अंदर बाकी सारी एबनॉर्मेलिटीज है, टेस्टीज छोटे से हैं, स्पर्म्स बन नहीं रहे, तो ये बाकी आगे क्या होगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद जैकब सिंड्रोम है, इसके अंदर टालनेस है, अग्रेसिवनेस है, मेंटल डिफेक्ट है, एंटी सोशल बिहेवियर, और जो कम्बिनेशन है वो एक्स वाई वाई का है। तो ये हमारे पास हो गया नॉन डिसजंक्शन। इसके बाद लास्ट पे आप सिर्फ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस देख लें, वैसे ये यूएचएस में नहीं है। एपोप्टोसिस जो होती है ना, इसे हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है, नेक्रोसिस हम कहते हैं सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू इंजरी। अब जो एपोप्टोसिस है उसके अंदर हम कहते हैं कि सेल जो है वो प्रॉपर है अपना एक वर्क करने के बाद सुसाइड कमिट कर लेता है, सेल श्रिंक होता है, स्प्लिट अप इनटू द एपोप्टोटिक बॉडीज। इसका फायदा क्या होता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सेल का नंबर होता है ना वो कंट्रोल हो रहा होता है, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। यहाँ पर टिश्यू डैमेज है जिसकी वजह से सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा, और ये अक्सर क्या होता है इन्फ्लेमेशन के इसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो चैप्टर 21 था, जिसमें हमने मियोसिस, माइटोसिस देखा और साथ में मियोटिक एरर्स को स्टडी किया। यूएचएस के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। इस हवाले से बेटा आपने कोई बात पूछनी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और आपका क्योंकि ये वाला यूनिट एंड हो गया तो इसका टेस्ट जो है वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। आपके ऑनवर्ड जितने अब लेक्चर्स होने हैं वो आपको उस पैटर्न पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने ये कहा कि हमें पुराने पैटर्न पे ज़्यादा समझ आ रही है जिसमें प्रॉपर लेक्चर्स हों और प्रेजेंटेशन ना हो, सिर्फ आप लिख रहे हो और समझा रहे हो। तो आपके बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो अब उसी पैटर्न पे होंगे, सिर्फ एक मसल्स वाले चैप्टर्स को छोड़ के। तो जिनकी प्रेजेंटेशन बन चुकी हैं उनके अलावा बाकी जितने आपके लेक्चर्स होने हैं वो सारे अब ओल्ड पैटर्न पे होने हैं। इसके अलावा आपने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।